Welcome to this new video. In this lecture, we will discuss the vitamins, why we need vitamins, and why the vitamins are necessary for the cellular functioning. तो विटामिन्स का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे भी हमें वीकनेस फील होती है या फिर डेली हमें खाने में जो भी हमारी डाइट होती है उसमें हमें विटामिन्स मिनरल हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ग्रोथ कर पाए, फंक्शनिंग कर पाए, डेवलपमेंट हो पाए। तो विटामिन्स हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे हमें डाइट के थ्रू कंज्यूम लेना ही होता है। और ये हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट हर चीज़ में हेल्प करते हैं। इनकी डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और अगर इन्हें टाइमली क्योर नहीं किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हम विटामिन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स डिस्कस करेंगे, सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन्हें एक्सप्लेन करेंगे और उनसे उनकी डिफिशियंसी से होने वाली डिफरेंट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये होता है कि विटामिन्स वर्ड कहाँ से आया और उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि एक ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है तो उसका कुछ ना कुछ मतलब होगा। तो यहाँ पे वाइटा का मतलब होता है लाइफ, जो कि एक लेटिन वर्ड है। तो लेटिन में वाइटा का मतलब होता है लाइफ। और अमाइन, यहाँ पे सेकेंड वर्ड जो है इसमें वो है अमाइन। अमाइन का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो कि नाइट्रोजन उनमें प्रेजेंट होता है। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को अमाइन बोलते हैं। लेकिन फर्दर क्या हुआ, इसमें यहाँ पर ई को हटा दिया गया। पहले साइंटिस्ट को लगा कि जो विटामिन है वो सारे विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। लेकिन बाद में जब फर्दर और जो विटामिन्स की डिस्कवरी हुई और जब डिफरेंट सोर्सेज में विटामिन्स ढूंढे गए तो उनमें पता चला कि हर विटामिन्स में नाइट्रोजन ज़रूरी नहीं प्रेजेंट हो, ज़रूरी नहीं है। तो फिर बाद में क्या कर दिया गया, विटामिन से इस ए को क्या कर दिया गया, ई को रिमूव कर दिया गया। तो जो फाइनल वर्ड्स यहाँ पे बना वो बना विटामिन। अब इस विटामिन, ये विटामिन्स होते क्या हैं? तो विटामिन्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये जो है वो सेलुलर फंक्शनिंग के लिए, सेलुलर फंक्शनिंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंक्शनिंग है उसे प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेलुलर फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनका जो अमाउंट है वो हमें क्या होता है, नीड इन ट्रेस अमाउंट। हमें इसका विटामिन्स का थोड़े ही अमाउंट में ये रिक्वायरमेंट होती है लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। ये विटामिन्स जो है एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे विटामिन्स जो है वो हर ऑर्गेनिजम्स जो भी जिनके भी अंदर लाइफ प्रेजेंट है उनके लिए विटामिन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हुआ कि इवोल्यूशन के दौरान जैसे इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास कैपेसिटी थी कि वो विटामिन्स को सिंथेसाइज कर पाए। लेकिन जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म बने, हायर ऑर्गेनिजम्स बने और उसमें अगर हम मेमल्स की बात करें, यहाँ पे एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स में विटामिन्स का जो है वो हम सिंथेसाइज नहीं कर पाते। हमारे अंदर जो एंजाइम्स है विटामिन्स को बनाने वाले, वो एंजाइम क्या है, एब्सेंट है। तो हम यहाँ पे इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, हमें इसे नीड टू टेक थ्रू डाइट। हमें यहाँ पे विटामिन्स की जो बॉडी में हमारी जो डिफिशियंसी है, कमी होती है या फिर जो रिक्वायरमेंट होती है डेली की, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें हमारे जो डाइट है, खाना है, फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसके थ्रू हमें अपने लिए विटामिन्स की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होता है। और यहाँ पर ह्यूमन में भी जो हम ह्यूमन है, ह्यूमन हम भी विटामिन्स का सिंथेसिस नहीं कर सकते। यहाँ पे विटामिन्स का सिंथेसिस नहीं कर सकते तो हमें फ्रूट्स, जो प्लांट बेस्ड डाइट होती है, एनिमल बेस्ड डाइट होती है, इससे ही हमें हमारी विटामिन्स की पूर्ति करनी होती है। आगे देखते हैं जो विटामिन्स होते हैं। अभी तक जो डिस्कवर विटामिन्स हैं जिसमें विटामिन कॉमनली हम सब ने सुने होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये कॉमनली हम सब ने सुने हैं। तो इनके फंक्शन हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और एक एक विटामिन को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे विटामिन्स को जो है
वाइटामिन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब वो दो कैटेगरी किस बेसिस पे डिवाइड की गई है, तो वो है फर्स्ट सोल्यूबिलिटी के बेसिस पर, एंड यहाँ पर सेकेंड जो है वो की गई है कि इन फंक्शन इन मेटाबॉलिज्म, कि जो सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन विटामिन का क्या काम है, उस बेसिस पर यहाँ पर इन्हें सोल्युबिलिटी एंड फंक्शनिंग इन मेटाबॉलिज्म के बेसिस पर यहाँ पर विटामिन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी आती है हमारी हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये कह सकते हैं हम इसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, है ना। और दूसरा जो है हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी को पसंद नहीं करता है, हाइड्रोफोबिक, या फिर हम इसे कह सकते हैं फेट सोल्यूबल, या फिर हम इसे कह सकते हैं लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मतलब जो फेट को पसंद करता हो, ठीक है। ऐसे वाइटामिन जो कि फेट सोल्यूबल हो, लिपोफिलिक कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो कैटेगरी में वाइटामिन को डिवाइड किया गया है। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसमें आता है विटामिन बी, और विटामिन बी में बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। जैसे यहाँ पर विटामिन बी में B1 हो गया, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये यहाँ पर विटामिन बी की सब कैटेगरी हैं जो कि वाटर सोल्यूबल हैं। दूसरा यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाता है विटामिन सी का। विटामिन सी, तो ये यहाँ पे दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गए। और लिपोफिलिक के केस में यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन विटामिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, जो विटामिन फेट सोल्यूबल विटामिन है, इसे यहाँ पर ट्रिक से याद रखा जा सकता है। क्या ट्रिक है, जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है अधिक, ठीक है, अधिक सबको पता होता है। अब इसी अधिक से यहाँ पे इसे याद रखा जा सकता है, ADE अधिक, राइट। तो यहाँ पे ADE, जिससे कि ये ट्रिक से फेट सोल्यूबल विटामिन याद रखा जा सकता है। और इसके अलावा जो भी आपको किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि फेट सोल्यूबल विटामिन, तो आप अधिक याद रखिए, बाकी जो भी होंगे वो वाटर सोल्यूबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, विटामिन सी को छोड़कर जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो सभी क्या है, यहाँ पर एंजाइम के प्रिकर्सर्स है, प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के साथ ये बाउंड रहते हैं और एंजाइम के साथ उनकी मदद करके यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म में जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको कराने में यहाँ पर हेल्पफुल होते हैं। अब वन बाय वन हम इन सारे B1 B2 के जितने भी कैटेगरीज हैं इनको डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम फेट सोल्यूबल एंड जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन हैं हमारे, फेट सोल्यूबल एंड जो लिपिड सोल्यूबल विटामिन है उन सारे विटामिन को वन बाय वन विथ फिगर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर हम पहले जो भी हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन की जो कैटेगरी हैं उन सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसमें सबसे पहले हमारा आता है विटामिन B1, जो कि विटामिन बी सब क्लास के हैं, B1, B2, B3, B5 ऐसा करके हम सारों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 जो है यहाँ पर इसे केमिकली थायामिन भी कहते हैं। अब ये जो थायामिन है, थायामिन, ये थायामिन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, यहाँ पर इनएक्टिव होता है। ये थायामिन इनएक्टिव होता है। अब सेल में इसे एक्टिवेशन के लिए यहाँ पर ये TPP जो है ये इसका एक्टिव फॉर्म है, ठीक है। थायामिन का ये एक्टिव फॉर्म है TPP। ये कैसे बना, यहाँ पर ATP से जो हमारा एनर्जी करेंसी होती है सेल के अंदर ATP, यहाँ से एक फॉस्फेट ट्रांसफर होता है इस थायामिन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर इस OH के ऊपर यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया गया है और अब ये क्या हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। अब सारी जो भी थायामिन रिलेटेड विटामिन B1 रिलेटेड जो भी केमिकल रिएक्शंस होगी उसमें TPP एज अ कोएंजाइम काम करेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर B1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थायमिन इसका एक्टिव फॉर्म है और ये यहाँ पर पायरोफॉस्फेट जो ATP से जब फॉस्फेट ट्रांसफर होता है इसकी वजह से यहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है। इसमें यहाँ पे एक थायोजोल रिंग होती है, थायोजोल रिंग होती है और ये पायरामिडिन रिंग से अटैच रहती है। यहाँ पर
ये जो है ये है थायोजोल रिंग, इसे कहा जाता है थायोजोल रिंग, ये राइट, ये क्योंकि इसमें थायो मतलब सल्फर भी है और अजोला मतलब ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। दूसरी ये यहाँ पे क्या है, पायरामिडीन की रिंग है, जो हम नाइट्रोजन बेसिस में हमने जो पायरिडीन पढ़ा था वो ये पायरामिडीन की रिंग है। तो ये दोनों से मिलके बना हुआ आता है, पायरिडीन और थायोजोल रिंग जब कंबाइन होके फॉस्फेट के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, वही हमारा विटामिन B1 कहलाता है। अब ये जो विटामिन B1 है, अब सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होती है, उसे ही ओवरऑल क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की रिएक्शंस जो होती हैं, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की मतलब जहाँ पे क्या किया जाता है, CO2 का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर CO2 का रिमूवल किया जाता है, CO2 रिमूव होती है। ऐसे रिएक्शंस में यहाँ पर TPP जो है, जो एंजाइम है, उस एंजाइम के साथ TPP जो है वो फंक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और CO2 के रिलीज में हेल्प कराता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रेजेंस में रिएक्शंस में TPP जो है वो यहाँ पर एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के, ये एंजाइम जो है वो ये रिएक्शन परफॉर्म करता है और इसके साथ यहाँ पे क्या होता है, TPP एज अ कोएंजाइम काम करता है, विटामिन B1 जो है वो काम करता है और इस रिएक्शन को प्रोसीड कराता है। तो ये किस हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारी बॉडी में जो हम ब्रीदिंग से CO2 बाहर निकाल रहे हैं, रेस्पिरेशन में जो CO2 सेलुलर CO2 बाहर निकल रही है, तो अगर रेस्पिरेशन ही नहीं हो पाएगा, अगर ये एंजाइम हमारा रेस्पिरेशन ही नहीं हो पाएगा अगर हमारा ये एंजाइम काम ना करे, और इस एंजाइम के काम करने के लिए यहाँ पर विटामिन B1 जो एक्टिव फॉर्म है इसका TPP, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम समझ सकते हैं कि विटामिन B1 की इंपॉर्टेंस कितनी है, तभी हमारे जो रेस्पिरेशन में CO2 जो हम एक्सेल करते हैं वो कहाँ से निकल के आ रही है, कौन सी एंजाइम काम कर रहे हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन B1। दूसरा यहाँ पर एक और एंजाइम आ जाता है, जैसे एक तो ये हो गया हमारा, दूसरा यहाँ पर हो जाता है ट्रांसकीटोलेज, एक और मेटाबॉलिज्म एंजाइम काम करता है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज का भी जो है TPP एज अ कोएंजाइम काम करता है। तो इन दोनों ही एंजाइम के लिए काम करने के लिए यहाँ पर विटामिन B1 जो TPP है केमिकली वो ज़रूरी हो जाता है, इन दोनों की ही रिएक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब भी यहाँ पर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है तो इससे यहाँ पर दो डिजीज़ कॉमनली देखने को मिलती है। पहला है बेरीबेरी, ये एक बेरीबेरी डिजीज़ है जो कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। दूसरी होती है वर्नी वेर्निके कोरासेफ्कोफ कोरासेफ्कोफ सिंड्रोम, कोरासेफ्कोफ सिंड्रोम, ये दोनों ही जो बीमारियां हैं वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन जो बेरी-बेरी डिजीज़ है वो उन लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो कि चावल खाते हैं और वो चावल क्या होते हैं ऊपर से उनकी पॉलिशिंग की हुई होती है। ऐसे कंडीशन में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है ऐसे लोगों में और उनमें क्या होता है बेरी-बेरी डिजीज़ देखने को मिलती है। दूसरा यहाँ पर हम जो विटामिन है वो देखते हैं, तो विटामिन B1, विटामिन B को केमिकली राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है, जिसका कि यहाँ पर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 साइक्लिक रिंग है और एक एल्केन रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई है जिसमें हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पर एड है। तो ये राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है। अब विटामिन B2 जो है, विटामिन B2 यहाँ पे क्या फंक्शन करता है, तो राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 हम उसी को बोल रहे हैं, उसका केमिकल नेम है, जनरल नेम उसका विटामिन B2 है। तो जो राइबोफ्लेविन है वो हमारी जो रिड्यूसिंग पावर होती है सेल के अंदर, रिड्यूसिंग पावर जो होती है जिसे कि हम FADH2 एंड FADH2 FAD ये जो होती हैं इनके साथ इनकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B2, ठीक है, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है विटामिन B2। अगर ये रिड्यूसिंग पावर सेल में नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होगा,
हमारे सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है, वहाँ पर मेटाबॉलिज्म में ये हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है रिएक्शंस में, तो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाती है। तो उसके लिए यहाँ पर राइबोफ्लेविन जो है वो इन रिड्यूसिंग पावर को बनने में हेल्प करता है। इनका जो प्रिकर्सर होता है, इन FADH2 जो FADH2 है, FAD है, इनका जो प्रिकर्सर है, वो प्रिकर्सर क्या होता है यहाँ पर, राइबिटोल जो होती है, राइबिटोल राइबिटोल एक मॉलिक्यूल है। उस राइबिटोल से यहाँ पे राइबोफ्लेविन बनता है जिसे हम विटामिन B2 कहते हैं। और ये विटामिन राइबोफ्लेविन जो है वो इनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जो FMN हो गया, FMN, FAD वगैरह, इनके सिंथेसिस में विटामिन B2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्लांट के अंदर जो ब्लू लाइट के फोटोसेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जिससे कि प्लांट ब्लू लाइट को कैप्चर करता है, उन ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर में भी राइबोफ्लेविन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये वाइटामिन उन रिसेप्टर्स के प्रॉपर फंक्शनिंग में और इनके सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन और निको नि, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं। अब नियासिन और निकोटिनिक एसिड ये जो है वो सब्स्टिट्यूटेड पायरिडीन डेरिवेटिव है। क्या है? पायरिडीन का ये डेरिवेटिव है। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये यहाँ पे जो है पायरिडीन रिंग है, और इसी के साथ ये सब्स्टिट्यूटेड जो है ये यहाँ पर विटामिन B3 कहलाता है, नियासिन। अब ये जो विटामिन है यहाँ पर नियासिन, ये यहाँ पर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म अगर इसका देखें तो बायोलॉजिकली जो इसका एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म होता है, बायोलॉजिकली एक्टिव कोएंजाइम फॉर्म वो जो होता है वो होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये इसका यहाँ पर बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में NAD+ भी बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, विटामिन B3 होता है। और इस निकोटिनिक एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म होंगे वो भी यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में काम। और ये जो विटामिन B3 है, नियासामिन, ये ऑक्सीडेशन इन रिडक्शन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल विटामिन B3 नियासिन का होता है। उसमें क्या करता है, जो कोएंजाइम है ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, इसकी जो पायरिमिडिन रिंग है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेती हैं और रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे जो इनकी विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे डिसीज़ देखने को मिलती है। और जो डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ है वो सबसे कॉमनली जो देखने को मिलती है वो है पेलेग्रा ये पेलेग्रा जो कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, ये स्किन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है, उनसे रिलेटेड ये डिजीज़ होती है, जहाँ पर स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे डिजीज़ देखने को मिलती है, पेलिग्रा। यहाँ पे क्या होता है, 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। D3 के इसे नाम से जाना जाता है, जिसमें डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया मतलब जो मेमोरी लॉस होता है, एंड डायरिया। ये यहाँ पे इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि इस बीमारी में D3 सिम्टम्स के नाम से जाने जाते हैं। और ये पेलिग्रा के केस में होता है, जहाँ पे स्किन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे क्या होता है, इफेक्ट होता है। और अगर इसे टाइमली ट्रीट नहीं किया जाए तो यहाँ पर टाइमली अगर इसे अनट्रीटेड रहे ये, तो यहाँ पे डेथ इसमें हो जाती है। तो विटामिन B3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता ही है, तो वहाँ पर B3 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल।
नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं जो कि है विटामिन B5। विटामिन B5 को ही केमिकली पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। पेंटोथेनिक एसिड ऐसे कि इसमें यहाँ पे 5 कार्बन होते हैं और एसिड जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, जिससे इसे पेंटाथेनिक एसिड, पेंटाथेनिक मतलब 5, तो हम इसे याद रख सकते हैं पेंटा मतलब B5, 5 से पेंटा, ऐसा करके इसे याद रखा जा सकता है। तो विटामिन B5 जो है वो पेंटोथेनिक एसिड होता है। और यहाँ पर ये जो पेंटोथेनिक एसिड है ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यहाँ पर असाइल ग्रुप के ट्रांसफर में हेल्प करता है। ट्रांसफर ऑफ असाइल ग्रुप के केमिकल रिएक्शंस में ये हेल्प करता है, जिससे जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, सेल में फैटी एसिड बनते हैं और फैटी एसिड बनते टाइम यहाँ पे कोएंजाइम एसाइल कैरियर प्रोटीन काम करता है। तो वहाँ पे उन रिएक्शंस में विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहाँ पर ये कोएंजाइम की तरह काम करता है, जहाँ पर जो एसाइल ग्रुप का उसका ट्रांसफ़र करवाता है। वो जो सेल में कोएंजाइम बनता है, यहाँ पर कोएंजाइम ए का पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए, ये क्या होता है, कोएंजाइम ए का पार्ट होता है। कोएंजाइम जो है वो किससे मिलके बना होगा, कोएंजाइम ए जो है वो एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, यहाँ पे पायरोफॉस्फेट होता है, प्लस पायरोफॉस्फेट होता है, फिर पेंटोथेनिक एसिड यहाँ बीच में अटैच होता है, एंड इसी के साइड में फिर यहाँ पर बीटा मर्केप्टो इथिलामाइन होता है। तो ये पूरा यहाँ पे एक साथ कंप्लीट बहुत बड़ा कंपाउंड बनाता है और जॉइंटली विटामिन B5 की तरह फंक्शन सेल में परफॉर्म करता है। नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं विटामिन सी, जिसे कि एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है, स्मॉल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये होता है। और यहाँ पे ये जो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, जिसे विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस में यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस मतलब जहाँ पर OH का जो एक्सचेंज होता है, रिएक्शंस एक्सचेंज होती है, वहाँ पर इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे हम ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है प्लांट्स में, और यहाँ पर प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स और एनिमल्स में भी यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो होता है वर्टिब्रेट्स में, अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट्स में, प्राइमेट्स में, वर्टिब्रेट्स के अंदर जैसे कि यहाँ पे प्राइमेट्स हो गए, ह्यूमन हो गए, बर्ड्स हो गए एंड फिशेस, यहाँ पर ये जो है विटामिन सी सिंथेसिस नहीं होता, इसका सिंथेसिस यहाँ पर नहीं होता। तो फिर हमें यहाँ पर डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो विटामिन सी का जो सिंथेसिस एंजाइम है वो प्राइमेट्स में, ह्यूमन में, बर्ड फिशेस में इनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हम इसे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। विटामिन सी का जो डॉक्यूमेंटेड रोल है, विटामिन सी का जो काम है वो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर, इसका जो रोल है वो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस के अंदर होता है। और यहाँ पर ये क्या करता है, मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी फंक्शन परफॉर्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन, कभी कभी क्या होता है कि जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं वो यहाँ पर रिएक्शंस में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ये उन रिएक्शंस ऑक्सीजन डिपेंडेंट बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो हार्मफुल होती है, उन्हें रोकने में हेल्प करता है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट इसका फंक्शन भी देखा गया है। यहाँ पर विटामिन जो सी है, इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे एक बहुत कॉमनली हमने देखा है स्कर्वी डिजीज़ होती है, जो कि हमारे बोन जॉइंट्स वगैरह में वीकनिंग हो जाती हैं। जो यहाँ पे टीथ होते हैं या गम्स होते हैं, इनमें यहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह होती है तो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। कोलाजन वगैरह जो है हमारे वीकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन
प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो इसका भी एक विटामिन सी से डिफिशियंसी की वजह से ये डिजीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू वगैरह क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन को हम देखें तो वो है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है वो पायरिडोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। और पायरिडोक्सिन जो है वो मेनली पायरिडोक्सिन जो है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। बाकी जो पायरिडोक्सिल है, पायरिडोक्सामाइन, पायरिडोक्सिल 3 फॉस्फेट, ये यहाँ पर एनिमल के केस में मिलते हैं। तो विटामिन B6 प्लांट और एनिमल दोनों में ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये जो पायरिडोक्सिल फॉस्फेट्स हैं, पायरिडोक्सिल फॉस्फेट्स, ये यहाँ पर एनिमल से जो फूड हमें ऑप्टेन होता है वहाँ पर ये कॉमनली देखने को मिलता है, और ये इसका एक्टिव फॉर्म भी कहलाता है। ये जो पायरिडोक्सिल फॉस्फेट है और जो विटामिन B6 के हैं, यहाँ पे अगर हम इसकी रोल की बात करें तो इसके जो विटामिन B6 के जो रोल है वो यहाँ पर काम करता है। जैसे बीटा बीटा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वहाँ पे बीटा डिकार्बोक्सिलेशन होता है, वहाँ पे इसका रोल है। और एल्डोल जो एल्डोल रिएक्शंस होती हैं मेटाबॉलिज्म में, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है। बीटा एंड गामा एलिमिनेशंस रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में जो भी हमारी लिविंग बॉडी में होती हैं वहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता है। ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में विटामिन B6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं विटामिन B9, जिसे कि फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो फोलिक एसिड है ये किससे मिलके बना होता है, तो यहाँ पे एक ये जो होती है ये टेरिन रिंग होती है, और ये होता है यहाँ पे पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, इन दोनों से मिलके ये विटामिन B9 बना हुआ होता है। और यहाँ पे कुछ और फंक्शनल ग्रुप ऐड होते हैं, ग्लूटामेट जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, ये जो है ये ग्लूटामेट है। तो ये पूरे तीनों ही मॉलिक्यूल मिलके विटामिन B फोलिक एसिड का सिंथेसिस करते हैं। और विटामिन B9 जो B9 फोलिक एसिड है, यहाँ पर इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो है फोलेट। फोलेट यहाँ पे इसका एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट, THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये इसका यहाँ पर एक्टिव फॉर्म होता है जो कोएंजाइम की तरह फंक्शन करता है। ये एक्टिव फॉर्म है। अब विटामिन B जो फोलिक एसिड है, वो फोलिक एसिड बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। और इसके दो एनालॉग्स भी होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिन्हें यूज़ किया जा सकता है। और जो फोलेट है इसकी जो डिफिशियंसी है, यहाँ पर फोलिक एसिड की जो डिफिशियंसी है ये एनीमिया कॉज करती हैं, जिसे कि कहा जाता है मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है कि एक ये ब्लड डिसऑर्डर है ये, जिसमें कि क्या होता है बोन मेरो में जो आरबीसी होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बनने लग जाती हैं, जिसे कि मेगेलोब्लास्ट कहा जाता है। और जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर ब्लड वगैरह में आरबीसी सिंथेसाइज फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाती है, तो यहाँ पे एनीमिया भी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन B7, जिसे बायोटिन के नाम से जाना जाता है। ये विटामिन बायोटिन जो है वो B7 के नाम से जाना जाता है। ये जो B7 विटामिन है, ये यहाँ पे इसका जो रोल है वो होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में, जहाँ पे 1 कार्बन का एडिशन होता है। तो ऐसी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को ये क्या करता है, उन ऐसी रिएक्शंस में जो एंजाइम है उनके साथ कोएंजाइम की तरह फंक्शन परफॉर्म करवाता है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन वन इसे और कहा जा सकता है 1 कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन ग्रुप कैरियर, इसे ये भी कहा जा सकता है कि ये क्या करता है, उन रिएक्शंस में कार्बन ग्रुप कैरियर की तरह काम करता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे एंजाइम जैसे कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, तो उनके साथ ये कोएंजाइम जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उनमें जो एंजाइम है, ठीक है, उन एंजाइम में पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम हो गया, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है। तो उन एंजाइम के साथ, इन एंजाइम के साथ क्या करता है ये एज अ कोएंजाइम काम करता है, और रिएक्शंस में कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराने में हेल्प करता है। तो विटामिन B7 जिसे कि बायोटिन के नाम से जाना जाता है, और ये इसका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है यहाँ पे बायोटिन का, विटामिन B7 का। तो यहाँ पे हम
और जो विटामिन B12 के कॉम्प्लेक्स है, जैसे विटामिन B12 जो कि कोबालामाइन कहलाता है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब देख सकते हैं सारे एंजाइम के स्ट्रक्चर हमने देखे, विटामिन के स्ट्रक्चर हमने देखे, तो ये कितना कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है। तो विटामिन B12 जो है कोबालामाइन, यहाँ पे कोरिन रिंग होती है, और वो कोरिन क्या रिंग है, यहाँ पे राइबोन्यूक्लियोटाइड कोरिन रिंग सिस्टम के साथ जुड़ी हुई होती है। और ये जो इसका रोल है वो है मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर में। तो केमिकल रिएक्शंस में ये क्या करता है, मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। वहाँ पर ये उन एंजाइम के साथ कोएंजाइम की तरह एक्ट करके मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करवाता है। यहाँ पे इसकी जो डिफिशियंसी है, उस डिफिशियंसी से जो डिजीज होती हैं वो होती हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो है डिफिशियंसी B12 की डिफिशियंसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया यहाँ पे डिजीज होती है। यहाँ पे जो जैसे बीच में जो है कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट एटम है, अगर यहाँ पे साइनाइड आ जाए तो साइनो कोबालामिन हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेज हो जाए तो हाइड्रोक्सी कोबालामिन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाए तो मिथाइल कोबालामिन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे डिफरेंट जब एटम कोऑर्डिनेशन के साथ बाउंड होंगे तो यहाँ पे डिफरेंट कोबालामिन का फॉर्मेशन करते हैं और विटामिन B12 के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को बनाते हैं। तो ये विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट में फेट सोल्यूबल विटामिन की बात कर लेते हैं। फेट सोल्यूबल विटामिन में हमने फेट सोल्यूबल विटामिन में हमने ADEK की बात करी थी। ADEK जो कि फेट सोल्यूबल विटामिन है। तो फर्स्ट विटामिन रेटिनॉल, जिसे कि रेटिनॉल के नाम, विटामिन ए जिसे कि रेटिनॉल के नाम से जान सकते हैं। स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक रिंग यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। ये जो विटामिन ई है ये विजुअल पिगमेंट में प्रेजेंट होता है, जो हमारे रेटिना के अंदर रोड्स एंड आई के अंदर, यहाँ पे आई में रेटिना के अंदर जो रोड्स एंड कोन सेल्स होते हैं, रोड एंड कोल्ड सेल्स जो होते हैं, जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, जिसकी वजह से हमें विजन क्रिएट होता है। तो इन रोड्स एंड कोन के अंदर यहाँ पे रेटिनॉल पिगमेंट होता है, और ये रेटिनॉल पिगमेंट के सिंथेसिस में यहाँ पे क्या होगा, विटामिन ई की रिक्वायरमेंट होगी। इस रेटिनॉल की वजह से ही यहाँ पे ये पिगमेंट बनता है, और जिससे कि हम देख पाते हैं, जिससे कि यह विजुअल पिगमेंट बनता है और हमें विजन क्रिएट होता है। तो आई के विजन में हमें विटामिन ए की बहुत ही ज़रूरत होती है। बीटा कैरोटीन से ये बनता है, बीटा कैरोटीन से, ठीक है, बीटा कैरोटीन से इसका सिंथेसिस होता है, और यहाँ पे विजुअल पिगमेंट होता है। यहाँ पे जैसे रेटिना में कभी कभी हमें विजन में प्रॉब्लम होती है, तो हमें बीटा कैरोटीन वगैरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या हो, विटामिन ए सिंथेसिस हो, और विटामिन ए सिंथेसिस होने से हमारा जो रोड्स एंड कोल सेन है उनके अंदर रेटिनल पिगमेंट बने और विजन हमें अच्छे से हो। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी है जो इसमें D1 जैसे D2 D3 वो सब विटामिन हैं। तो विटामिन D2 जो है उसे एर्गो कैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, एंड विटामिन D3 जो है उसे कोलेकैल्सिफेरॉल या फिर कैल्क्योल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विटामिन D2 जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बोन ग्रोथ के अंदर। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म एंड बोन ग्रोथ के अंदर विटामिन डी इंपॉर्टेंट रोल करता है। यहाँ पे थोड़े थोड़े फंक्शनल ग्रुप, इस मेन स्ट्रक्चर इसका सेम रहता है, लेकिन कुछ एक चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से इसे अलग विटामिन की कैटेगरी में रख दिया गया। यहाँ पे विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है वो यहाँ पर हार्मोन प्रिकर्सर से बनता है। विटामिन डी जो है यहाँ पे हार्मोन प्रिकर्सर, एक्ट एज अ हार्मोन प्रिकर्सर। तो बहुत सारे स्टीरॉयड्स हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जिसमें कि विटामिन डी एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करता है। जैसे बहुत सारे, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल का क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड मॉलिक्यूल है, स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है। यहाँ से जब इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल ये सिंथेसिस होता है, और इसके सिंथेसिस की वजह से जब यूवी लाइट इस पे गिरती है, जब हमारी स्किन में ये जाता है, तो स्किन में यूवी लाइट का एक्सपोजर इसके ऊपर होता है सनलाइट से, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, कोलेकैल्सिफेरॉल के अंदर। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल यहाँ पे विटामिन D3 की तरह काम करता है। और फिर जब ये हमारे लीवर और किडनी में जाता है, लीवर एंड किडनी में जाता है, तो यहाँ पे दो तरीके से ये बनता है, जहाँ पे इसका डिहाइड्रोक्सिलेशन होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है,
कैल्सिट्रियोल में। और ये जो कैल्सिट्रियोल है ये बहुत सारे डीएनए में हमारे डीएनए में क्या करता है, बहुत सारे जीन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। तो ये हार्मोन की तरह, प्रिकसर की तरह काम करके डीएनए को एक्सप्रेस कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो डिफिशियंसी है, विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है, उन डिफिशियंसी से यहाँ पे जो डिजीज़ होती हैं वो होती हैं डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। जो बोन्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो मिनरल होते हैं वो बोन से रिलीज होने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, बोन हमारी वीक होने लग जाती है। और ऐसे में जो एडल्ट हैं उनके अंदर ऑस्टियोक्लेशिया डिसऑर्डर हो जाता है और बोन में रिकेट्स चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो विटामिन डी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फेट सोल्यूबल में हमारा नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए, जिसे अल्फा टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। ये विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमें जो भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होती है वहाँ पे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये विटामिन ई क्या करता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस में रेडिकल्स बनते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, उन फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, ये नॉन रेडिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। नॉन रेडिकल मतलब नॉन रिएक्टिव फॉर्म, केमिकली क्या है, ये स्टेबल है। ये यहाँ पे केमिकली क्या है, स्टेबल है। और ये यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल जो भी होते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होंगे तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो विटामिन ई जो है वो हमें रेडिकल से नॉन रेडिकल जो है वो कन्वर्जन कराता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन करता है। फिर विटामिन के को अगर हम देखें तो विटामिन के का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है यहाँ पे। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लोटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लांट में अगर विटामिन के को देखें तो K1 होता है, जिसे कि फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। और एनिमल्स में K2 जो कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, मेनाक्विनोन। जो भी हमारे गट में बैक्टीरिया होते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ स्पीशीज बैक्टीरिया हमारे गट में होती है, तो वो यहाँ पे मेनाक्विनोन फॉर्म विटामिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब जो विटामिन के है यहाँ पे, इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होते हैं वो है, यहाँ पे जो डिले हो जाता है, जो भी हमारे ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस होती है वो डिले इन ब्लड क्लोटिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ब्लड क्लोटिंग का नॉर्मल टाइम होता है वो टाइम ब्लड क्लोट आने में बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि विटामिन के जो है वो यहाँ पे ब्लड क्लोटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस जो विटामिन के है वो यहाँ पर और बहुत सारे जैसे जो भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं उनके मॉडिफिकेशन करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सब प्रोटीन है, मतलब प्रोटीन के साथ फंक्शन मिलके परफॉर्म करते हैं। जो भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं तो उनके साथ ये मिलके काम करता है। ह्यूमन में इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा में, और ब्लड क्लोटिंग में ये काम करता है। तो ब्लड क्लोटिंग में डिले होना ये बहुत ही यहाँ पर डेफिशिएंसी में देखा गया है विटामिन के की। तो ब्लड कोगुलेशन वगैरह में ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विटामिन्स को डिस्कस किया है। और जो भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फेट सोल्यूबल विटामिन है, वन बाय हमने सबको डिस्कस किया है। तो लास्ट में हमने यहाँ पर विटामिन्स के दोनों कैटेगरी को डिस्कस किया है। विटामिन्स क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, केमिकली किस टाइप के होते हैं। वाटर सोल्यूबल एंड फेट सोल्यूबल दोनों ही टाइप के विटामिन्स कैटेगरी को हमने डिस्कस किया है। इनके सारे ही जो जितने भी विटामिन्स स्टडी हुए हैं उन सारे विटामिन्स को डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में मैंने जो प्रिसाइज कंटेंट रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर स्लाइड से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली विटामिन्स के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे डेली डाइट का हिस्सा है, हम डेली ही इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं। तो डॉक्टर जब भी हमें विटामिन्स एज अ मेडिकेशन में देता है, या फिर जो हमें विटामिन्स फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी हम डाइट लेते हैं, तो उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइट में हमारा विटामिन्स का हिस्सा होता है। तो और ये बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेलुलर फंक्शनिंग में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट, हमारा प्रॉपर बॉडी का फंक्शनिंग सब विटामिन्स पे डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हमने, इस लेक्चर में हमने सारे ही विटामिन्स के बारे में बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So thank you for watching this video, and like, share and subscribe, and thank you for watching this video, and share this video. If you like this video, please comment and share this. Thank you for once again.